मैं प्रदीप कुमार आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग क्लास 10 के मैथ पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, अगर आपने ना देखा हो तो जाकर के देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आगे हम लोगों ने उस वीडियो में अभाज्य संख्याओं तक पढ़ लिया था। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या के बाद हम लोग थ्योरी पे चलेंगे, ठीक ना। तो हम लोग अभाज्य संख्या पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर भाज्य संख्या की तरफ चलते हैं। अभाज्य संख्या में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने अभाज्य जो संख्या है, अभाज्य संख्या में ये पढ़ रखा था कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके क्या होते हैं, जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा ये बातें कि जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं ना, या इसको आप इस प्रकार से भी बोला जाता है कि ऐसी संख्याएं जो एक एवं एक, या और लिखो, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, तो वे क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, या इसको बोला जाता है कि जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, वे क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे के लिए मैंने एग्जाम्पल भी आपको बताया हुआ था कि एग्जाम्पल में आपका क्या है, जैसे 2, 3, ठीक है, 2, 3, 5, 7, ठीक है, फिर 11, 13, 17, 19, इस प्रकार की जो संख्याएं होती है, कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। इसमें अगर देखोगे तो 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, एक और स्वयं से कटेगा। केवल इसके कितने फैक्टर हुए? 2 फैक्टर, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं मिलेगा। 5 को यदि देखते हो तो 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, इसके अलावा किसी और से कटेगा? नहीं कटेगा, ठीक है। 13 को देख लीजिए, ये 1 से कटेगा, 13 से कटेगा, इसके अलावा ये किसी अन्य संख्या से नहीं कटने वाला है। तो ये तो हो गई आपकी अभाज्य संख्या, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं भाज्य संख्या की तरफ। ये भाज्य संख्याएं आखिर होती क्या है? तो ये सब बातें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बस थोड़ा सा रिवाइज हम लोग करते हुए आगे चलेंगे, और इस हेडिंग के बाद हम लोग आ जाएंगे अपने बुक के थ्योरी पे, ठीक है। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके क्या होती हैं? 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वे क्या कहलाती हैं? वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। गुणनखंड होते हैं, वे क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे या इसको एक तरीके से ये भी बोला जाता है कि जो संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कटे, किसी अन्य संख्या से भी कटे, वे क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती है। किसी अन्य संख्या से भी कटे, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखते हो तो 4 से ये शुरू होती है, ठीक है। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9, 10, 12, 14, 15 इत्यादि। ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्या। जिसके कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। 2 से अधिक फैक्टर होते हैं ना, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे अगर 4 को देखो तो एक तो ये 1 से कटेगा, ठीक है, एक तो ये 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, इसके अलावा ये किससे कटेगा? 2 से भी कटेगा। तो इसके हुए ना 2 से अधिक फैक्टर, एक और स्वयं के अलावा ये इससे भी कटे, तो 1, 2 और 3 इसके फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। तो ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। अगर 9 को देखो तो ये 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, इसके अलावा ये किससे कटेगा? 3 से भी कटेगा। अर्थात ये सभी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? तो ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। जो संख्या या जिस संख्या के फैक्टर अर्थात गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो, वे कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। अब देखो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में, अभाज्य संख्या में हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल क्या लिखा था? अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल अगर देखो
तो अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल अभी लिखा गया था 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, 11, 13, 17 इस प्रकार की संख्याएं लिखी गई थी। एक कॉपी में आप लोग नोट बना करके लिख लीजिएगा। और नोट में क्या लिखना है, नोट में लिखिएगा कि एक, देखो भाज्य संख्या कहाँ से शुरू हो रही है, 2 से, 2, 3, 4 आ जा रहा है आपका अभाज्य संख्या, 2 से, 3 से और 4 आपका आ जा रहा है भाज्य संख्या में। तो नोट में लिखिएगा कि एक न तो, लिखो चलो मैं बोल रहा हूँ, एक न तो भाज्य संख्या है, न तो भाज्य संख्या है, न ही अभाज्य संख्या, ठीक है, न भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या। एक किस में आता है, एक भाज्य संख्या में भी नहीं आता और अभाज्य संख्या में भी नहीं आता, ठीक है। दूसरा नोट लिखिएगा, ये तो हो गया आपका पहला नोट। दूसरा नोट में लिखिएगा, इसमें दूसरा पॉइंट बनाइएगा कि सम अभाज्य संख्या यदि कभी आपसे पूछी जाए, सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या यदि पूछी जाए कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप क्या बताओगे, सम अभाज्य संख्या, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, ये सभी अभाज्य संख्या है, लेकिन इसमें सम कौन सा है, 2, तो सम अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। अगर यहाँ पे तीसरा पॉइंट बनाना, अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि सम भाज्य संख्या, समभाज्य संख्या लेकिन कौन सा, सबसे छोटी, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है, सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4। सम में भाज्य संख्या तो 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है, 12 भी है, लेकिन सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो 4 होगी। अगर यहीं पे ये भी पूछ लिया जाए आपसे कि सबसे छोटी, सबसे, इधर दिखाई दे रहा है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी, 9। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, ये सभी सम संख्याएं हैं, 9, यहाँ पे एक विषम संख्या है लेकिन 15 है, तो सबसे छोटी कौन सी है, 9। इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। अब इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं, अब ये तो अभी हम लोग ने संख्याओं के बारे में थोड़ी जानकारी ली है, पहले वीडियो में भी और इस वीडियो में भी अभी तक जितने भी हम लोगों ने पढ़ी है संख्या के बारे में पढ़ी है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो आपकी थ्योरी में दिया गया है तो उपयोगी ये सभी चीजें, क्योंकि संख्या को जाने बिना आप वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ नहीं सकते और आपके चैप्टर का ही नाम है वास्तविक संख्या, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड, अब ये गुणनखंड के बारे में अभाज्य संख्या जब हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वाले वीडियो में, तो वहां पे थोड़ी सी चर्चा की गई थी, ठीक है। ये गुणनखंड क्या होता है, ये गुणनखंड क्या होता है, तो गुणनखंड क्या होता है आपका कि जैसे अगर मैं कहूँ कि 12, 12 किन किन संख्याओं से कटेगा, तो 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से, इन्हीं संख्याओं से कटेगा ना। तो ये सभी क्या हुआ कि 12 के सभी इन सभी संख्याओं से कटेगा, ठीक है। तो ये क्या कहे जाएंगे कि 12 के ये गुणनखंडन है, ठीक है, गुणनखंड है। अब यहाँ से देखो गुणनखंड क्या होता है कि जो संख्याएं जैसे 12 है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 और 12 से कटेंगी, तो जो संख्या जिन जिन संख्याओं से जिस जिस संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, वे सभी संख्याएं उस संख्या का क्या कहलाती हैं, गुणनखंड कहलाती हैं। फिर से एक बार, कि जो संख्या जिस जिस संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, वे सभी संख्याएं उस संख्या का क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया गुणनखंड के बारे में। अब हमें पढ़ना है गुणनखंड वृक्ष।
आपके चैप्टर में है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष क्या होता है, इससे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर मैं जैसे 12 को ही लेता हूँ, ठीक है। अब 12 को अगर आप लीजिएगा तो 12 किससे कटेगा आपका, 12 किस सबसे पहले किससे कटेगा, 1 से तो सभी संख्या विभाजित हो जाती हैं। तो 12 को अगर देखोगे तो 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा कितनी बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। पुनः 6 किससे कटेगा, तो 2 से कटेगा, कितनी बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। अब इस 3 को तो 3 से काटोगे तो 1 आएगा, अर्थात इस 12 का कितने हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 3, इसके फैक्टर हो गए 12 के। मतलब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि 2 के पावर 2 गुणे 3, क्योंकि 2 कितनी बार आया है, 2 2 बार आया है, तो 2 के घात 2 गुणे 3। अब थोड़ा सा बड़ा हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको कहा जाए कि 144 का गुणनखंड वृक्ष निकालिए, ठीक है। अब 144 सबसे पहले तो 1 से कट तो जाएगा, लेकिन 1 लेते नहीं क्योंकि 1 से सभी संख्याएं कट जाती हैं, ठीक है। अब 1 से जब सभी संख्याएं कट जाती हैं तो यहाँ से 2 से 144 तो कट ही जाएगा, बिल्कुल कटेगा। आप बोलोगे कितनी बार में कटेगा, तो आप बोलोगे 72 बार में कटेगा। फिर 72 किससे कटेगा, तो 2 से कटेगा, कितनी बार में कटेगा, तो 36 दूना 72 होता है। फिर 36 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, कितनी बार में कटेगा, 18 बार में। अब ये 18 2 से पुनः कटेगा कितने बार में, 9 बार में। अब ये 9 अब 2 से क्या कटेगा, नहीं कटेगा, तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी किससे कटेगी, 3 से। 3 से कितनी बार में, 3 बार में कटेगा ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 144 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो ना, 144 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 के पावर 1 2 3 4, 2 कितनी बार है, 4 बार, और गुणे 3, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, गुणनखंड वृक्ष। ये होता है आपका गुणनखंड वृक्ष, ठीक है। अब इस गुणनखंड वृक्ष को आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो गुणनखंड वृक्ष है, यहाँ तक तो हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, अपना घर पे कर लीजिएगा, लिख लीजिए। तो 169 का गुणनखंड वृक्ष निकालिएगा पहला, और दूसरा जो है 2 4 8 का निकालिएगा, ठीक है। गुणनखंड वृक्ष इन दोनों का आप लोग निकाल लीजिएगा घर पे, ठीक है। देखो ऑनलाइन पढ़ते हो ना, तो आप पढ़ने के मिजाज से अगर आते हो तो आपको केवल पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 5 मिनट पढ़े फिर अरे छोड़ो इसको बाद में पढ़ेंगे, चलो बाद में का बाद ही रह जाएगा, रह जाओगे आप केवल मोबाइल चलाते हुए, उस पर क्या शॉर्ट वीडियो आता है ना, शायद शॉर्ट वीडियो देखते हुए रह जाओगे, ठीक है। अगर आप पढ़ने के लिए आते हो तो आपको कॉन्सेंट्रेट होकर के बिल्कुल बैठ करके आराम से 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी पढ़ना है आप पढ़िए। फिर 2 4 5 मिनट 10 मिनट के लिए मोबाइल चला सकते हो, फिर रखिए, फिर अगला सब्जेक्ट पढ़िए, ठीक है। आपका वादा है कि हम लोग 90 से 95% 90 से 95% या इससे एबव भी हम लोग लेकर के आएंगे, अगर मेरे मुताबिक पढ़ोगे तो। आप लोग, मैं तो यहाँ से सलाह दे सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, आता है नहीं आता है तो आप कमेंट में करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी मेहनत आपको करनी है, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आता चला जाएगा। ये भी नहीं है कि आप 22-23 के सत्र का सिलेबस उठा लीजिए और खूब प्रैक्टिस करते रहिए, आपको थोड़ी अलग से जानकारी तो हो जाएगी, लेकिन आपका कहीं ना कहीं ये परसेंटेज आपका कम हो जाएगा ना। इतने में ही आप हो सकता है कि रुक जाओ। इसलिए पढ़ना है, सटीक तरीके से आपको पढ़ना है। और किसके अनुसार पढ़ना है आपको, तो 23-24 के सत्र के अनुसार पढ़ना है। इसमें जो भी पाठ्यक्रम है उसके अनुसार पढ़ना है। बाकी कुछ बच्चे तो जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, 7985840588, इस पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। यहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सअप मिल जाएगा। और अगर आप इसके बारे में नोट्स लेना चाहते हो, क्लास 10 के मैथ से जुड़े हुए नोट्स लेना चाहते हो, हैंड राइटिंग नोट्स हैं, उसके बाद आप यहाँ से फार्मूला की मोस्ट फार्मूला लेना चाहते हो, तो आप मुझसे यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अभी तो हम लोग एक बार थ्योरी कर लेते हैं, संडे के संडे हम लोग पूरा रिवाइज करते हुए चलेंगे। इसमें हम लोग क्या करना है कि इस बैच में जो हम लोगों का शुरू हुआ है,
इसमें हम लोगों को कई क्वेश्चन भी मिलेंगे ना बेटा, कई क्वेश्चन भी मिलेंगे, अलग से क्वेश्चन कराया जाएगा। संडे के संडे जितना 6 दिन हम लोग पढ़ेंगे, उसका 7वें दिन हम लोग पूरे का रिवीजन करना है। मैं क्वेश्चन दूंगा, आपको हल करना है, ठीक है। और आगे का जो पैटर्न है, हम लोग PYQ करेंगे। सभी क्वेश्चन जितने आए हुए हैं सभी हम लोग PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी सॉल्व करेंगे। उसके साथ हम लोग आप लोगों को अभी 100 से 150 क्वेश्चन का एक सेट देने वाला हूँ, लेकिन वो दूंगा कब, जब अभी पढ़ लोगे पूरी तरह से तब, ठीक है। उसके लिए समय आएगा और उसके लिए आपको पहले मेरी तरफ से आपको जितना पढ़ाया जाएगा उसको पढ़ना है। उसके बाद आपको अभी MCQ के लिए जो दिया जाता है, एक नंबर के 20 क्वेश्चन आते हैं ना, उसके अभी आपको कम से कम 400 से 500 करीब क्वेश्चन आपको अभी दिए जाएंगे, ठीक है। तो अब छोड़ेंगे तो नहीं हम लोग, किसी तरह एकदम आग लगा देना है, ठीक है। जाना है, आग लगा देना है पेपर में, इससे ऊपर लेकर के आना है। टारगेट आपको ये रखना है कि इससे कहीं ऊपर लेकर के आना है। लेकिन हाँ, मेहनत करोगे तो, प्रैक्टिस करोगे तो। प्रैक्टिस नहीं करोगे, मोबाइल बैठ करके देख रहे हो क्या, पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से आप नहीं ला सकते हो, ठीक है। अब आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन बात सही है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका मैथ आएगा, ठीक है। अभी हम लोग साइंस का भी शुरू करने वाले हैं, तो चलिए ठीक है, हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। हम लोगों ने गुणनखंड के बारे में पढ़ा कि गुणनखंड क्या होता है। तो जो संख्याएं जिन जिन संख्याओं से कटती हुई सभी संख्या उस संख्या का क्या कहलाती है, गुणनखंड कहलाती है। अब देखो इसका प्रयोग अभी हम लोगों का आता का है, गुणनखंड वृक्ष तो आपको बता ही दिया। अब हम लोगों को ना अगला टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। आपका मोस्ट टॉपिक, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, ठीक है। अब ये अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, कुछ नहीं है, हुआ है, ठीक है। नहीं समझे, समझ गए होंगे। ये इतना बड़ा केवल नाम है, ठीक है, नाम से आपको नहीं डरना है। अरे मैथ को तो आपको मैं सिखा दूंगा, मैथ के साथ खेलने लगोगे आप, ठीक है। मैथ से मत डरो, मैथ की एकदम चिंता करो ही मत। बस मैं जितना पढ़ाता हूँ उतना पढ़िए, उतना रिवाइज करिए, उतना प्रैक्टिस करिए, बस। मैथ कुछ नहीं है, कुछ रटना नहीं है, कुछ याद नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, केवल आपको प्रैक्टिस करिए, जितना मैं बताता हूँ उतना। रोज थोड़ा थोड़ा, एक दिन ज़्यादा खा लोगे अपच हो जाएगा ना, तो ज़्यादा नहीं, डेली 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी पढ़ते हो मैथ को देना है बस। और ये ऐसा देना है कि आज पढ़िए तो कुछ दिन बाद रिवाइज करते रहिए, उसको नहीं भूल जाओगे तो फिर दिक्कत होगा। अभी अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है। अंक गणित का आधारभूत कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और यह क्रम कैसा होता है, अद्वितीय होता है, या यह गुणनखंडन अद्वितीय होता है। अब ये क्रम या ये गुणनखंडन अद्वितीय होता है का मतलब क्या हुआ। अब जैसे देखो, अभी मैंने एग्जांपल में जैसे लिया था 12 को आप क्या लिख सकते हो, 2 दूना के 4 और 3 12, ये होता है ना। इसका इसका गुणा करोगे आपस में तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अभाज्य फैक्टर के रूप में तोड़ा गया है, मतलब कि इसको आप लिख सकते हो 2 के घात 2 और 3। क्या मैं इस 12 को अगर ऐसे लिख दूं 3 गुणे 2 के पावर 2, तो इसको गुणा करने पे 12 नहीं आएगा, आएगा ना 12। इसको गुणा करने पे 12 तो 12 ही मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं 4 गुणे 3 लिखूं तो ही 12 मिलेगा, और 3 गुणे 4 लिखूं तो ये 21 हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि ये भी बदल जाएगा, 2 इधर हो जाएगा 1 इधर हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना, मिलेगा तो 12 ही, ठीक है। तो यही कहता है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कि प्रत्येक भाज्य संख्या, ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। जैसे देखो 10 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। अब ये भाज्य संख्या को आप क्या लिख सकते हो, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में कैसे लिख सकते हो, 2 गुणे 5। 10 भाज्य संख्या है, और अगर 10 को बोला जाए कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, तो अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में 2 गुणे 5 लिखोगे। हो सकता है ये जो टप्पू है वो 2 गुणे 5 लिखा, कोई और हो सकता है कि इसको 5 गुणे 2 लिखे, तो क्या इसको गलत कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। इसमें क्रम कोई मान्य नहीं रखता है, ठीक है, इसमें क्रम कोई मान्य नहीं रखता है।
तो यहाँ पे 10 के लिए आप चाहो तो 2 गुणे 5 भी लिख सकते हो या 5 गुणे 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन लिख किस संख्या में रहे हो ये ध्यान दो। 2 और 5 ये दोनों कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। 2 और 3 ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। यहाँ पे 2 एक बार आया था, 5 एक बार आया है, तो 2 का घात क्या है? 1 है, कुछ नहीं है, तो 5 का घात क्या है? 1 है, नहीं लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे 2 और 3 कैसी संख्याएं थी? अभाज्य संख्या। 2 कितनी बार आया था? 2 बार। और 3 कितनी बार आया? 1 बार। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, तो 1 घात होता है, ठीक है। तो 3 का घात कितना? 1। 2 का घात कितना? 2। लेकिन है तो दोनों अभाज्य संख्या ही। मतलब कि सभी भाज्य संख्याओं को अगर आपको प्रमेय में लिखना हो तो लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, नहीं नोट्स में तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के, देखो ये दोनों कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं के यहाँ पे घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं 60 को ले लूँ, चलो एक संख्या और लेता हूँ, 60। 60 का अभाज्य गुणनखंड अगर आपसे कहा जाए तो क्या होगा? 60 का अभाज्य गुणनखंड 2 से कटेगा। 2 दूना 4 तियां 12, 12 पचे 60। मतलब आप इसको लिख सकते हो 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 5, यही लिखा जाएगा। कोई हो सकता है इसको लिखे 3 गुणे 5 गुणे 2 के पावर 2। कोई हो सकता है इसको इस प्रकार से भी लिख सकता है 5 गुणे 3 गुणे 2 के पावर 2। तो आएगा सबका मान तो 60 ही आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे सब जगह पे कितना मिलेगा आपको? 60 ही मिलने वाला है। यहाँ भी 60 मिलेगा, यहाँ भी 60 मिलेगा, ठीक है। तो 60 तो मिलेगा, लेकिन इसमें ये जो 2, 3 और 5 आया है, ये सभी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है ना। इसमें अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में इस यहाँ पे अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं आगे। तो यही कहता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, और कुछ नहीं है, बस हुआ है कुछ, ठीक है। इतना इसका हुआ है कि ये अंकगणित का आधारभूत प्रमेय प्रमेय याद करना है हमको, कुछ नहीं याद करना है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय सिंपल सी बात है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका प्रयोग कहोगे कि ये तो प्रमेय है, ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पे होगा? तो इसका उपयोग देखो हम लोग आपके बुक में 2 जगह पे करते हैं। कहाँ पे करते हैं? एक लसा निकालने में और एक मसा निकालने में। सुने हो ना, लसा और मसा? अरे सुने होंगे आप लोग। देखो अब ये लसा, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? LCM, ठीक है। और एक होता है आपका मसा, जिसको हम लोग बोलते हैं HCF, ठीक है। LCM और HCF। अब इसका प्रयोग बोलिए कि आपके बुक में कैसे देगा? तो आपके बुक में इस प्रकार से देगा कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करते हुए संख्याओं का लसा निकालिए या संख्याओं का मसा निकालिए, ठीक है। या तो फिर कहेगा कि अभाज्य गुणनखंडन विधि से संख्याओं का लसा और मसा निकालिए, संख्याओं का, संख्या का नहीं, ठीक है। क्योंकि लसा और मसा, क्या कभी सुना है आप लोगों ने कि कह देगा कि 18 का लसा निकालिए या 9 का मसा निकालिए? ऐसा कभी देगा? नहीं देगा ना। क्योंकि लसा और मसा निकालने के लिए कम से कम कितनी संख्याएं होनी चाहिए? अब बोलोगे कितनी संख्याएं होनी चाहिए? कम से कम 2, बाकी 3, 4, 5, 6 संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन लसा और मसा निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? कम से कम 2 संख्याएं चाहिए। अब इसका लसा निकालते कैसे हैं? देखो जैसे हमें लसा निकालना है, किसका लसा निकालना है? तो 18 और 36 का आपको क्या निकालना है? लसा निकालना है। तो 18 और 36 का जब आपको लसा निकालना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 18 का अभाज्य गुणनखंड करोगे। अभाज्य गुणनखंड आता है? अरे वही है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। लिखो इसको। पहले किससे कटेगा ये? तो 2 से कटेगा। 2 से कटेगा कितना आ जाएगा? 9। फिर 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो
कितना लिख सकते हो 18 को कि 2 गुणे 3 के पावर 2 लिख सकते हो। ठीक है, आगे हम लोग की संख्या कौन सी है 36। ठीक है, अगली संख्या कौन सी है हमारी 36। अब 36 का यदि देखोगे आप तो 36 को क्या लिख सकते हो 2 दूना के 4 तिया 12 तिया 36। मतलब आप इसको कर सकते हो कि 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 कर सकते हो ना। इन 18 और 36 ये जो 18 है आपका और ये जो 36 है, ये 18 36 को आपने क्या किया कुछ नहीं किया, केवल अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख दिया। यही तो है आपका अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। उसका उपयोग करके कहेगा तो उसका उपयोग नहीं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में कहेगा तो। अब इसका लॉसा निकालना है। ठीक है, अब इसको अभी मिटाते हैं। हमें लॉसा निकालना है। किसका लॉसा निकालना था हमें 18 का और 36 का। 18 और 36 का 1 मिनट। अट्ठारह और 36 का हमें क्या करना है लॉसा निकालना है। तो 18 और 36 का लॉसा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें दो चीजें मिली है, एक 2 मिला है और 3 मिला है। यहाँ पर 2 और 3 दो अभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन सी अभाज्य संख्या है 2 और 3 है। ठीक है, तो लॉसा निकालते समय हम क्या करते हैं कि लॉसा निकालते समय ना जो अभाज्य संख्याएं दी गई हैं मिली हैं हमें यहाँ पे, उन सब का बड़ी घात लेकर के सबसे बड़ी घात, घात जानते हो जैसे 2 के पावर 2 है तो इसको हम लोग बोलते हैं आधार। ये नीचे वाला क्या होता है आधार, ये पूरा इसको हम लोग क्या बोलेंगे आधार। और ये जो ऊपर का होता है ये क्या होता है घात होता है ना। तो जिसका घात बड़ा होगा उस संख्या को ले लेंगे और सभी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 है, इसमें भी 2 है, 2 ही संख्याएं हैं तो सबसे बड़ी घात यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितनी घात है 1 घात। यहाँ पे कितनी घात है 2 घात, मतलब कि 2 के पावर घात सबसे बड़ा कौन सा है 2। यहाँ पर अगली अभाज्य संख्या कौन सी है 3। यहाँ पर भी अगली अभाज्य संख्या कौन सी है 36 के लिए तो 3 है। 3 में दोनों का सबसे बड़ा घात कौन सा है 2 ही है, तो ये 2 हो गया। मतलब कि 2 के पावर 2 का 4 और 3 के पावर 2 का मतलब 9। 2 के पावर 2 का मतलब कि 2 गुणे 2, 3 के पावर 2 का मतलब 3 कितनी बार लिखा गया है 2 बार, 3 गुणे 3 गुणा करोगे तो 9 चौके कितना आएगा 36। अर्थात लौसा कितना आ गया इसका 18 और 36 का लौसा कितना आ गया 36 आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग मौसा को भी। यहीं पे देखो हम मौसा को भी समझा देते हैं। मौसा, अब मौसा हमको किसका निकालना है, चलो 18 और 36 का ही मौसा निकालते हैं। ठीक है, अब मौसा निकालने के लिए क्या करते हैं आपको पता है, नहीं पता है, पता है। मौसा निकालने के लिए सबसे पहले अगर कहेगा कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करते हुए मौसा निकालिए, एचसीएफ निकालिए, या फिर कहेगा कि अभाज्य गुणनखंडन विधि से मौसा ज्ञात करिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस 18 और 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। करने के बाद जब आपको मौसा निकालना होगा तो मौसा निकालते समय आप क्या करेंगे कि जो उभयनिष्ठ संख्याएं रहेंगी उसका सबसे छोटी घात आपको लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 है, कहा नहीं यहाँ पे, नहीं यहाँ पे सबसे छोटी पहले तो 2 है और 2 है, दोनों में 2 और 2 है, दोनों में उभयनिष्ठ संख्या मिल गई 2। अब 2 के घात यहाँ पे कितना है ध्यान से समझना, 2 का घात कितना है 2, यहाँ पे 2 का घात कितना है 1। मतलब कि इसका छोटा घात लेना है तो 2 के घात 1 या केवल 2 ही लिखिए। फिर यहाँ पे कितना है 3, क्या इसमें भी 3 है इसके गुणनखंड में, बिल्कुल है 3, तो यहाँ पे 3 ले लीजिए। 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 में सबसे छोटी घात लेना है तो ये सबसे बड़ी भी है और अपने आप में सबसे छोटी भी है क्योंकि दोनों 2 ही हैं। अब इसका गुणा करिए तो 2 गुणे 3 के पावर 2 का मतलब 9 और 9 दूना के 18, अर्थात कि मौसा कितना आ गया जिसको आप लोग बोलते हो HCF, HCF कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला देखो,
अब यहाँ तक बातें समझ में आई? नहीं समझ में आई? समझ में आ गई होगी। अभी एक एग्जाम्पल और करवाते हैं हम। तो यहाँ से आपको निष्कर्ष क्या निकला कि निष्कर्ष ये निकला कि जब आपको लॉसन निकालना है तो लॉसन निकालने में आपको क्या करना है कि प्रत्येक, इसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। प्रत्येक अभाज्य संख्या, प्रत्येक अभाज्य संख्या के सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात का आपको गुणनफल ज्ञात कर लेना है। ठीक है, गुणनफल लेना है, सबसे बड़ी घातों का, सबसे बड़ी घात का गुणनफल प्रत्येक अभाज्य संख्या के। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जितनी अभाज्य संख्या रहेंगे उनमें सबसे बड़ी का। मौसा के लिए आपको क्या करना है कि प्रत्येक उभयनिष्ठ, यहाँ पे ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्रत्येक उभयनिष्ठ, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या की सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात का गुणनफल। ठीक है, सबसे छोटी घात का गुणनफल। ये आपको किसके लिए करना है? तो मौसा के लिए करना है। यहाँ पे सबसे बड़ी घात का, यहाँ पे सबसे छोटी घात का, मौसा के लिए सबसे छोटी घात का, लेकिन किसका? उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या का। ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी अगर वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर न किए हो तो। बाकी दोस्तों के साथ अपना शेयर करिए। ठीक है, और पढ़िए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए, एकदम फ्री में आपको सब चीज़ मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ये बात तो ध्यान में आ गई ना कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी। चलो हम एक क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग करिए। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करते हुए आप लोग क्या करिए कि 36 का और 72 का, नहीं 36 और 72, 36 का और 27 का लॉसा निकालिए और मौसा दोनों निकालिए। तो लॉसा और मौसा, एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले आपको कैसे बोला गया है? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से या अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए इन सबका हमको क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात होगा? तो 36 को आप लोग देखोगे तो 2 से कटेगा, 18, 2 से 9, फिर 3 से, फिर 3 से, 2 दूना 4 तियाँ 12 तियाँ 36। 27 को अगर करते हो तो 3 गुणे 3 गुणे 3, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 के पावर 2 और गुणे 3 के पावर 2। इसे लिखा जा सकता है 3 के पावर 3। अब देखो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं? लॉसा निकालते हैं। किसका? 36 का और 27 का। हम लोग क्या करते हैं? लॉसा निकालते हैं। लॉसा निकालने के लिए क्या बोला गया है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या, यहाँ पे आपको गुणनखंड की हो तो प्रत्येक अभाज्य संख्या कौन कौन सी मिली है? एक तो 2 मिला है और एक 3 मिला है, 2 ही अभाज्य संख्याएं मिली हैं। इसके सबसे बड़ी घात का गुणनफल, तो 2 का सबसे बड़ा घात कौन सा है? 2 ही है। फिर गुणनफल में गुणा करना पड़ेगा। गुणनफल ज्ञात करने के लिए योगफल में जोड़ किया जाता है, अंतर में घटाना, गुणनफल में गुणा। और ठीक है, और यहाँ पे 3, 3 का सबसे बड़ी घात कौन सा है? तो 3 का बड़ा घात, ऊपर वाला अभी बताए हैं घात होता है, यहाँ पे घात कितना है? 2, यहाँ पे घात कितना है? 3। तो बड़ा घात कौन हो गया? 3। मतलब कि 2 के पावर 2 का 4 और 3 के पावर 3 का मतलब होता है 27। 27 में आप 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 तियाँ 12, 120। चलो इसे ऐसे करो, 7 चौक 28 और 4 दूना के 8 और 2 10, 108 आ गया। ये क्या निकल के आया? आपका लॉसा निकल के आया। अगर आपसे कहा जाए मौसा निकालने के लिए कि मौसा कितना होगा? किसका? 36 का और 27 का। तो मौसा के लिए भी आपको क्या लिखवाए हैं कि प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं। अब इसमें देखो 2 मिला है अभाज्य संख्या, 3 मिला है, इसमें क्या मिला है? 3 मिला है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। अब कॉमन में अगर देखो तो यहाँ पे 2 है, इसमें क्या 2 है? तो इसको आप नहीं लोगे। ठीक है,
इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये दोनों उभयनिष्ठ हो हुए। अब ये 3 तो उभयनिष्ठ हुआ, लेकिन उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या के सबसे छोटी घात, यहाँ पे 3 का सबसे छोटा घात कौन है, 2 है कि 3 है? आप बोलोगे कि 2 है, तो आप क्या लोगे, यहाँ पे 2 लोगे। तो मतलब 3 के पावर 2 का मतलब कितना हो गया, 9। तो मशक कितना आ गया आपका, 9 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ऐसे अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे अगर कोई संख्या यहाँ पे गुणा करके 5 के पावर 2 रहता है, यहाँ पर भी 5 के पावर 2 रहता या 5 ही रहता, तो एक यहाँ पे उभयनिष्ठ लेना है, तो 2 इसमें नहीं था तो नहीं लिए, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी रहता तो इन दोनों को ले लेते ना। तब यहाँ पे क्या लेते, 5 को भी लेते और 5 का छोटा घात क्या होता, 1 होता, तो यहाँ पे ले लेते। क्योंकि यहाँ है नहीं तो हम नहीं लेंगे, जो जो अभाज्य में उभयनिष्ठ रहेगा उसको हमको लेना है मशक के लिए और बाकी के लसक के लिए। ठीक है, यहाँ तक आपको कंफर्म हो गया। अब हम लोग जो है कि कल अगर पढ़ेंगे, कल हम लोग का जो पढ़ेंगे उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो इसमें लसा मसा और दो संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या में हम लोग संबंध पढ़ेंगे। ठीक है, लसा मसा में और पहली संख्या दूसरी संख्या में हम लोग क्या पढ़ेंगे, संबंध पढ़ेंगे। क्योंकि लसा या मसा में क्या होगा कि लसा मसा निकालने के लिए आपको कम से कम 2 संख्याएं तो चाहिए, 2 के अलावा 3-4 हो सकती हैं, लेकिन एक संख्याओं का आप लसा या मसा नहीं निकाल सकते, उसके लिए कम से कम 2 संख्याएं चाहिए ना। तो 2 संख्याओं का हम लोग पढ़ेंगे, 2 संख्याएं और लसा और मसा के बीच संबंध क्या होता है। उसके पहले आप लोग एग्जाम्पल लिख लीजिए। चलिए एग्जाम्पल लिखिए, तो आप लोग घर पे करिएगा, जितना करोगे उतना आपका आएगा। ठीक है, मैथ हमेशा जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सही है। अब चलो इसमें लिखो 18 और 36 दूसरी संख्या आपकी है, ये आपकी पहली हो गई, दूसरी ये कर लीजिए। 36 और 28 तीसरा करिए। 72 और 144। ठीक है, इन तीनों का आपको क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम, जिसको आप लोग बोलते हैं लस व एचसीएफ मस ज्ञात करना है। ठीक है, लस और मस ज्ञात करना है। अब इसको करिएगा और इसका जो भी आंसर आएगा आप ऐसे कमेंट में लिखिएगा। पहले लसा लिख दीजिएगा, जैसे मान लीजिए इसका लसा आ गया। अच्छा, अभी तो मैंने 18-36 बताया था ना। चलो यहाँ पे कर लो आप 144 और 720। ठीक है, जैसे पहले का मान लीजिए लसा आ गया, हल किया आप लोग, हल करने के बाद आपको क्या आ गया, आंसर आ गया 36 और मौसम में आ गया मान लीजिए 12, तो 36, 12 कर दीजिएगा। दूसरा 2 लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वैसे कर लीजिए, कर लेना है। ठीक है, केवल ऐसे कमेंट करना है आप लोग। बाकी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, केवल एक बार लाइक करना है, 2 बार नहीं, या तो फिर 3 बार लाइक करो, विषम में लाइक करना है। ठीक है बेटा, बाकी हम लोग इसमें संबंध पढ़ेंगे कल, इस पे हम लोग एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, और हम लोगों का आगे से तब प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएगा। प्रश्नावली स्टार्ट करना बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आए हम प्रश्नावली स्टार्ट कर दें, बाकी 5-7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन लगाएं, आप निकल जाओगे। आप भी खुश, मैं भी खुश, लेकिन ऐसा मैं करता नहीं हूँ। थ्योरी जब तक आप नहीं पढ़ोगे, थ्योरी अरे एक बार अच्छे से पढ़ लो तो बाकी तो आप प्रश्नावली तो अपने आप हल कर लोगे, ये मैं कहता हूँ ना। एक बार पढ़ के तो देखो, थ्योरी ही इतने बेहतरीन तरीके से आप पढ़ लोगे कि बाकी आप प्रश्नावली की चिंता ही ना करो। बाकी जो 1-2 क्वेश्चन बचेगा फिर तो मैं बताऊंगा ही, सभी क्वेश्चन मैं बताऊंगा। आपको ट्यूशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, फिर चलते हैं, धन्यवाद।